नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। केंद्र सरकार ने एक और फैसला ऐसा लिया है जिससे ये पता लग रहा है कि वो अपनी तीसरी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए 3 सरकार में किस तरह से विपक्षी नेताओं के दबाव में है। खास तौर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के दबाव में है। सरकार ने पिछले कई साल से जो मांग हो रही थी कि सरकारी कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, यानी पुराने समय में 2004 से पहले जो पेंशन मिल रही थी उस पेंशन को बहाल किया जाए। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, उस सरकार ने पेंशन स्कीम खत्म कर एक नई पेंशन स्कीम ले आई जिसमें कर्मचारियों का ही पैसा जमा होता था। उस 10% सैलरी का कर्मचारियों का, 10% सरकार जमा करती थी और फिर उनको एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद मिलती थी। पेंशन की स्कीम खत्म कर दी गई थी। तो सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि वही पेंशन स्कीम फिर से शुरू की जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम। उन्हें न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए। अब तक सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी, लेकिन अब जिसे कहते हैं ना कि वोट की चोट इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस कदर लगी कि वो एक के बाद एक जनहित में फैसले लेने को मजबूर हो रही है। उन फैसलों को ले रही है जिन्हें चुनाव से पहले जो कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में थे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में थे ही नहीं। तो उसी के तहत ये एक फैसला लिया गया है। तो सरकार ने जैसे ही प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से लौट कर आए, पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से, तुरंत उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसमें इस योजना को मंजूरी मिली है। जिस योजना को मंजूरी दी गई है उसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी ना ओपीएस ना एनपीएस बल्कि यूपीएस। इसका मतलब ये होगा कि ये होगी एनपीएस की ही तरह, यानी न्यू पेंशन स्कीम की तरह ही होगी, लेकिन इसमें जो सरकार का अंशदान होता है, सरकार जो पैसा पहले 10% देती थी, 2019 में इसको 14% किया गया। वो पैसा अब सरकार उसमें 18.5% जमा करेगी और जब कर्मचारी रिटायर होंगे तो साल भर का जो उनका औसत वेतन होगा उसका 50%, आधा हिस्सा उन्हें पेंशन के रूप में मिलेगा। हालांकि इसमें कई सारी चीज़ें और भी हैं कि कितनी उन्होंने सर्विस पूरी की है। 25 साल अगर पूरी की है तो पूरी मिलेगी, उससे कम की है तो कम मिलेगी। ये उसमें कई ब्रैकेट्स बनाए गए हैं। अब ये अलग बात है कि अब इसको मानेंगे सरकारी कर्मचारी कि नहीं मानेंगे। हालांकि अभी तक जो सूचना आई है तो सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य संगठन है उन्होंने इसको मानने से इनकार किया है। तो इसे लेकर अभी और सवाल है कि ये एनपीएस की जगह पर जो यूपीएस अब सरकार ला रही है उसको सरकारी कर्मचारी मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन कम से कम सरकार ने कर्मचारी संगठनों के लोगों को बुलाकर बैठक तो की, कैबिनेट में ये चीज़ लाई, तो इस एक नई योजना को मंजूरी तो दी। अभी तक तो वो सुनने को भी तैयार नहीं थी कि इनकी बातों को कम से कम सुना जाए। स्थिति यह थी कि वोट की चोट पहले भी लग चुकी है, ऐसा नहीं है। कई राज्यों में चुनाव हुए और वहाँ पर इसकी वजह से, ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से की मांग थी, उसकी वजह से उनको नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। कई राज्यों में जब सरकारें कांग्रेस पार्टी की या दूसरी पार्टियों की थी, वो सत्ता में आने पर उन्होंने उसको लागू भी किया। वो चाहे कर्नाटक राज्य हो जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पंजाब हो जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश हो जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सबसे पहले तो इसको राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने लागू किया था जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। झारखंड में लागू हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि विपक्षी दलों की जो के नेतृत्व वाली सरकारें थी राज्यों में, उन्होंने तो अपने यहाँ इसको लागू कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस तरह से रिजिड थी कि वो कर्मचारियों की बात सुनने को ही तैयार नहीं थी। बावजूद इसके कि कुछ राज्यों में चुनाव वो हारी, लेकिन लोकसभा चुनाव में यद्यपि यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया, लेकिन सरकार को यह पता था कि सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी केवल वोट के रूप में ही नहीं बल्कि दूसरे रूपों में भी सरकार
को प्रभावित कर सकती है, चुनाव को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि सारे जगहों पर जो चुनावी ड्यूटी होती है वो यही सरकारी कर्मचारी निभाते हैं। चुनाव की सूची बनती है, यही सरकारी कर्मचारी उन चीज़ों को निभाते हैं। जितनी भी जो प्रक्रियाएं हैं चुनाव से जुड़ी हुई, उन सब को निभाने वाले यही सरकारी कर्मचारी हैं। इसलिए अगर इनको नाराज़ करेंगे तो उसका नुकसान होगा, नुकसान हो भी गया। तो अब उन चीज़ों को डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जिनको कहा जा सकता है कि वो जनहित के फैसले हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से जो कर्मचारियों की मांग थी वो नहीं मानी गई है, लेकिन जैसा पहले हमने कहा कि कम से कम वार्ता की मेज़ पर बुलाना तो शुरू किया है सरकार ने। अभी तक तो ये था कि सरकार इस तरह से काम कर रही थी कि वो जो फैसले ले रही है वो आपको मानना पड़ेगा, आप मानिए या ना मानिए। विरोध करेंगे तो कुछ दिन तक सुनेगी, ज़्यादा विरोध करेंगे तो उस विरोध का दमन कर दिया जाएगा। ये स्थितियां थी, तो कम से कम अब वो स्थितियां नहीं हैं। और ये लगातार ये दिखा रहा है कि जो जिन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, ऐसे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो अल्पमत की सरकार है वो अब उन चीज़ों को उस पर कदम बढ़ा रही है। वो चाहे इंटर्नशिप स्कीम हो, बजट में जिसको लाया गया है, बड़े जोर शोर से उसका प्रचार किया गया है, वो इंटर्नशिप स्कीम भी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में थी, उसको लागू किया। उसके बाद फिर जिस तरह से वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया, लेकिन विरोध को देखते हुए, विपक्ष के विरोध को और सरकार को समर्थन दे रहे दलों के विरोध को देखते हुए उसे जेपीसी को भेज दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद ये ब्रॉडकास्ट बिल लाने की तैयारी में थी, प्रसारण विधेयक लाने की तैयारी में थी, ताकि जो सोशल मीडिया पर खबर देने वाले, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जो खबर देने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। प्रबल विरोध हुआ जिसकी वजह से उस ब्रॉडकास्ट बिल को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और अभी हाल ही में लैटरल एंट्री के जरिए जो सरकार में बड़े पदों पर अफसरों को भर्ती करने की कोशिश थी, यूपीएससी ने 45 पदों पर, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर थे, उनको सीधे भर्ती, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आईएएस बने, और सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारियों के जो पद होते हैं उन पदों पर सीधे नियुक्ति करने का, जिसे लैटरल एंट्री कहा जाता है, उस पर लाने की तैयारी थी। पहले भी इस तरह से हो चुका है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 45 पद लैटरल एंट्री के जरिए भरे जाने थे, उस पर उसका ज़बरदस्त विरोध हुआ, भारी विरोध हुआ। सरकार ने उस फैसले को वापस ले लिया। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने चिट्ठी लिखी यूपीएससी को कि आप इसको अभी एडवर्टाइज मत करिए पोस्ट को, और यूपीएससी ने उसको पोस्ट जो एडवर्टाइज कर दिया था उसे उसने निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये कहने का मतलब है कि वोट की चोट कितनी महत्वपूर्ण होती है, कि जिस सरकार को ये लगता था कि वो जो कह देगी लोग उसे मानने को मजबूर होंगे, और नहीं मजबूर होंगे तो उनको मजबूर कर दिया जाएगा, वो अब कैसे जनता के हित में काम करने की सोच रही है, दिखा रही है, और कैसे जनता के विरोध को या विपक्ष के विरोध को अब नज़रअंदाज नहीं कर पा रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो अग्निवीर का मुद्दा है, यानी अग्निपथ योजना जो है, सेना में ठेके पर सैनिक रखने की जो योजना है 4 साल के लिए, उसको भी सरकार रद्द कर सकती है या उसमें बड़े बदलाव कर सकती है। और हो सकता है कि रद्द भी कर दे, चूंकि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये साफ तौर पर लिखा था कि अगर वो सरकार में आते हैं तो इस योजना को रद्द कर देंगे। तो रद्द कर दें, अभी तक तो ये भी लग रहा था कि वो विपक्षी एजेंडे को, विपक्ष के घोषणा पत्र को कैसे लागू करें, लेकिन अब इन उदाहरणों से ये साफ पता चल रहा है कि अब सरकार कुछ भी कर सकती है। वो विपक्ष ने अपने घोषणा पत्र में रखा हो, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखा हो, समाजवादी पार्टी ने रखा हो, लेकिन अब उसको लग रहा है कि अगर जनता यही चाहती है और जनता जो जिन चीज़ों का विरोध कर रही है उन चीज़ों को वो आगे नहीं बढ़ाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ये लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी खूबी है कि किसी भी पार्टी को, अगर वो पार्टी या कोई व्यक्ति देश से, संविधान से बड़ा बनने की कोशिश करता है, तो ये जनता अपने वोट की चोट से उसे धरातल पर ला देती है, और वही काम इस सरकार के साथ हुआ है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।